मदर एंड बेबी मैटर्स में आपका स्वागत है। 11 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। किसी भी महिला के लिए माँ बनना एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और मैं तो ये कहूँगा कि बिना माँ बने महिला अपने आप को अधूरा मानती है। कई वर्षों से हमने ये देखा है कि माँ बनने की जो प्रक्रिया है, खास करके गर्भवती होना और उसके बाद बच्चे को जन्म देना, यह अब आसान नहीं रहा है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हम बात करें या काम करने वाली महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं, छोटे परिवार होते जा रहे हैं, परिवार में बड़े बुजुर्गों की कमी होने की वजह से कई सारे जो डिसीजंस हैं, पैरामीटर्स हैं, उनकी वजह से आज माँ बनना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है और माँ बनने के बाद भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डॉक्टर शीतल कासट के साथ बात करेंगे, जो थाने सिविल हॉस्पिटल की गायनेक हैं। तो आइए उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मदर एंड बेबी में आपका स्वागत है। मैडम, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर की जो डिग्री है वो कहाँ से ली है और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? मैंने MBBS अमरावती यूनिवर्सिटी से किया है और गायनेक नागपुर से किया हुआ है। प्रैक्टिकली 30 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। 1996 से मैं इन सर्विस, 29 पूरे हो गए हैं। तो मैडम, अगर मैं आपको पूछूं तो अब तक आपने कितनी डिलीवरीज की होंगी? दूसरे शब्द में सवाल करूं मैं, आपने कितनी महिलाओं को माँ बनाया है? देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर में काउंट किया था। फर्स्ट ईयर में मेरे 7-8 महीने के अंदर 100 के करीब सीजर हो गए थे। नॉर्मल डिलीवरी तो मैंने काउंट नहीं किए थे, उसके बाद में मैंने काउंटिंग नहीं रखी है। आई डोंट नो, एक अंदाजा नंबर नहीं बता सकते, लेकिन है सफिशिएंट अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट है। मैडम, हर एक चीज को हम मेडिकल टर्म की बात करते हैं। मेडिकल टर्म में से ये कहा जाता है, साइंटिफिक टर्म में से ये कहा जाता है। तो आपके मेडिकल टर्म में माँ को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? देखिए, एज अ मेडिकल डेफिनेशन ऑफ मदर वो 3 इसमें किया जाता है: बायोलॉजिकल मदर, जेस्टेशनल मदर एंड लीगल मदर। लीगल मदर जो सबको पता है कि जो लीगली उसकी मदर है, मे बी अडॉप्टेड होंगी या बायोलॉजिकल होंगी। बायोलॉजिकल मतलब जिसमें उसका खुद का ओवम फर्टिलाइज होता है और बच्चे कंसीव होता है, दैट इज बायोलॉजिकल। एंड जेस्टेशनल जो आपने सरोगेसी अगर सुना होगा तो जी। जैसे, या उसका खुद का भी बच्चा रहा, शी जेस्टेशनल मदर। तो ऐसे 3। जेस्टेशनल मतलब जो पेट से जो पेट से है वो खुद से होगी या बायोलॉजिकली होगी या सरोगेसी से होगी। मैडम, एक आइडियल एज, जो एक आदर्श उम्र की हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो एक आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए माँ बनने के लिए? 20 से 30 साल आइडियल उम्र रहती है। तब तक वो फिजिकली मैच्योर हो जाती है, साइकोलॉजिकली भी मैच्योर हो जाती है और उसके पहले काफ़ी वो बिल्डअप नहीं रहता है, उसका फिजिकल बिल्डअप नहीं रहता है, मेंटल बिल्डअप नहीं रहता है। और 30 के बाद में थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम भी चालू हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें। तो 20 से 30 साल थोड़ा बेटर रहता है आइडियल। आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी डिले कर रही हैं, मतलब 30 के बाद कर रही हैं या 40 में कर रही हैं। इसके बारे में आपका क्या सलाह है? आप क्या मानती हैं और इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नहीं, 30 के बाद थोड़ा सा उन्होंने पहले कर लेना चाहिए, वो मेरे हिसाब से, इट इज़ माई कंसेप्ट। जैसे बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन अब करियर वूमन है, पढ़ाई करते करते 20-22 साल हो जाते हैं, बाद में फिर वो जॉब करती है तो उसमें सेटल होने को उसको वक्त लगता है। तो इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन फिर भी बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो बेटर चाहिए। किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं लेट प्रेगनेंसी में? लेट प्रेगनेंसी में जैसे एक तो उसको खुद के फिजिकल प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अगर थायराइड रहा तो। और बेसिकली अगर वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसमें खुद का अगर इनफर्टिलिटी कुछ इश्यू होंगे तो डायग्नोस्ट होके उसकी ट्रीटमेंट करने में भी तो वक्त चला जाता है। फिर थोड़ा सा बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट आता है, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, ये सब चीज़ें 35-40 ईयर्स में थोड़ा उसमें सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा होते हैं और सिजेरियन ही होते हैं ज़्यादा। ऐसा क्यों? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं इसके लिए। तो बेसिकली एक तो पहले हम लोग जो 30 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, उस वक्त हम लोग सिर्फ मैटरनल इंडिकेशन ज़्यादा देखते थे कि अगर मदर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो ही हम लोग सीजर ज़्यादा करते थे। गवर्नमेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ मैंने सिर्फ गवर्नमेंट में काम किया है, प्राइवेट प्रैक्टिस कभी भी नहीं की है। जैसे ब्रीच प्रेगनेंसी हो गई या प्लासेंटा प्रीविया, जिसके अंदर प्लासेंटा नीचे रहता है, या समथिंग कि वो मदर डिलीवर नहीं कर सकती, तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा ये करते थे। लेकिन अब फिटल इंडिकेशन यानी बच्चे के लिए भी सीजर किए जाते हैं। बच्चे की धड़कन कम हो गई है, बच्चे ने पेट में संडास कर दी है, या ऐसा कुछ रीजन रहा, या प्रीटर्म नाल गले में फंस गई है, या सब। और जैसे पहले लोग काफी इंसिस्ट करते थे कि नॉर्मल होना चाहिए, अब लोगों में भी आ गया है कि भी ठीक है, नॉर्मल चाहिए।
बच्चा जैसा हो दोनों नॉर्मल चाहिए, तो उसकी वजह से भी बढ़ गया है थोड़ा। डेफिनेटली पेशेंट का भी पेन थ्रेशोल्ड कम हो गया है, वो कुछ कुछ चीज़ों में वो भी सुनने में आता है कि पेशेंट की भी चॉइस रहती है कि उसको उसी नहीं सेक्शन करना कराना है कि जो है। और फिर बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड इंडिकेशंस है कि अगर पेशेंट को फर्स्ट सीजर हुआ है तो हम लोग फिर सेकेंड सीजर को ही करना प्रीफर करते हैं। तो वो एक काफ़ी हमारे कम से कम 2 से 3 सीजर तो दिन के वो हो जाते हैं कि जिनका पहला सीजर हुआ है तो नेचुरली उसका सेकेंड टाइम हम लोग सीजर ही करते हैं। पहले हम लोग ये नॉर्मल करते थे कुछ सालों पहले, लेकिन अब वो नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी। तो पेशेंट जो होता है वो भी, जैसे आपने कहा कि वो भी प्रेफर करता है कि सी सेक्शन किया जाए, ऐसा पेशेंट क्यों कहता है? एक तो दर्द सहन नहीं होता है उसको, और दूसरा अगर पेशेंट का मतलब जो उसके रीजन रहते हैं, अगर पेट में संडास कर दी बच्चे ने या नाल फंसी हुई है तो डेफिनेटली पेशेंट भी चाहते भी 9 महीने बच्चा रखा है तो एक हेल्दी बच्चा हाथ में लो, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वो भी प्रेफर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें मैडम नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की, तो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को, मतलब जो माँ बन चुकी है, उसे और बच्चे को क्या तकलीफें होती हैं? देखिए बच्चे को तो ग्रॉसली कोई खास तकलीफ होती नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ स्टडीज है कि उसको अस्थमा हो सकता है या एलर्जीज रिएक्शन, लेकिन ऐसे दे प्रोवन नहीं है। तो मेरे हिसाब से बच्चे को मेजर इश्यू नहीं है, उल्टा बच्चे को बेनिफिट ही रहता है कि वो स्ट्रेस में नहीं जाता है और हो जाता, डिलीवरी हो जाती है। हाँ, माँ को डेफिनेटली नॉर्मल, कभी भी नॉर्मल है, ना भी नॉर्मल है, अच्छा रहता है। सीजर में एक तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, फिर अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो कभी कभी थैली निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस बता रही हूँ मैं। कभी जो वो स्कार है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल स्टे जैसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी को सब नॉर्मल रहा तो 3rd डे छुट्टी देते थे, सीजर वाले को 5वें दिन कम से कम छुट्टी देते हैं या बाद में देते हैं। और डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी का पेशेंट 2-3 हफ्ते बाद रूटीन चालू कर सकता है उसका। सीजर वाले को हम लोग 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का रेस्ट बोलते हैं, तो वो तो फर्क पड़ता है। और वो जैसे बताया कि फर्स्ट सीजर हुआ है तो सेकेंड टाइम उसको सीजर ही करना पड़ता है, और उसके काफी प्रॉब्लम्स है अलग अलग। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में महिलाओं को क्या तकलीफ आती है जिन्होंने सी सेक्शन कराया, सीजर कराया? बहुत ज्यादा लिस्ट है वो तो, लेकिन फिर भी ग्रॉसली बोलूंगी, जैसे उसको सेकेंड टाइम भी सीजर ही करना पड़ेगा। फिर उस कार में अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसकी इन्फेक्शन ये सब वापस से टाके लेना, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ को उसकी वजह से हर्निया हो सकता है, किसी को स्कार एंडोमेट्रोसिस बोल के भी एक बीमारी होती है, वो भी कुछ लोगों में देखा जाता है। सीजर की वजह से अंदर उसको कुछ जिसको हम लोग अडेजन्स बोलते हैं वो हो जाता है, तो बार बार पेट में दर्द होना, ये सब भी तकलीफ हो सकती है उसको। एक और मिसकंसेप्शन है या फैक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं जिन्होंने सीजर कराया है उन्हें वजन नहीं उठाना होता है होल लाइफ, या बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं पेट और कमर को लेकर के? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होल लाइफ तो नहीं है। हाँ, उसको उस 6 हफ्ते तक तो प्रिकॉशंस लेनी है। 6 हफ्ते बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो एक बार वो अपने गायनेक से बात करके रूटीन चालू कर सकती है उसमें। आजकल बहुत ज्यादा मिसकैरेज के केसेस भी देखे जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? आजकल तो नहीं बोल सकते, मिसकैरेज पहले से ही काफी होते थे, सिर्फ अभी ठीक है रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। जो स्टैटिस्टिक है वो तो 33% तक का है, अगर मतलब 100 प्रेगनेंसी में से 33 अबॉर्ट होती है। माइदर या तो खुद से गिराई जाती है या गिर जाती है, जो कुछ भी है। अभी का तो नया जैसे लाइफस्टाइल का, लड़कियों को नहीं चाहिए रहता है जल्दी कंसेप्शन, फिर अगर कुछ उन्होंने गोली खा ली होंगी, कुछ कर लिया होगा, या मेन चीज तो हम लोग को थोड़ा ये भी ख्याल में आ रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द किट, जो मेडिकल एमटीपी किट जो फ्रीली अवेलेबल है, आइडियली वो मिलना नहीं चाहिए विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन वो मिल जाती है काफी केसेस में हमने देखा है, और उसकी वजह से चांसेस बढ़ गए। एक रिपोर्ट भी है ये कहते हुए कि लास्ट वीक की ही रिपोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पे एमटीपी किट्स इलीगली अवेलेबल है। बोथ ऑफ द स्टेट्स एक दूसरे के स्टेट में जाकर के वो खुद ही लेते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो 700 के नीचे जा चुका है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा के। बराबर है। तो ठीक है, हमारे उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी ये टॉपिक हमने कैरी किया। व्हाट रीजंस क्या है जब प्री टर्म डिलीवरीज हो रही हैं, उनके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, प्री टर्म में हम लोग बाय डेफिनेशन टर्म बेबी जो 37 वीक्स, पूरा नॉर्मल बेबी 40 हफ्ते का रहता है, लेकिन 37 वीक्स के आगे अगर प्रेगनेंसी चली गई है तो इट इज टर्म बेबी। उसके पहले का अगर होता है तो उसको हम लोग प्री टर्म बेबी कहते हैं। मेन रीजन तो एक तो ट्विंस प्रेगनेंसी रही तो उतना फुल टर्म जाती नहीं, उतनी जगह ही नहीं रहती। ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसमें भी उसको जल्दी पेन्स चालू हो सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन या बाकी कुछ इन्फेक्शन रहा तो उसमें नॉर्मल
प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। कुछ कुछ फिटल कंडीशन रहती है, जैसे पानी कम हो जाना या और उसको कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसके अंदर फिर हम लोग भी प्रिफर करते हैं कि अगर वो 34 वीक्स के ऊपर की हो गई है तो थोड़ा उसको डेक्सा के 2 डोजेस देके प्रीटर्म क्योंकि अगर बच्चा अंदर डेंजर में है तो बेटर है उसको बाहर निकाल लो, लगा तो थोड़ा NICU में रख लो तो बेटर रहता है बच्चे के लिए। तो उनके जीवन में आगे जाकर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्रीटर्म में एक तो फर्स्ट इमीडिएट उसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, टकीकार्डिया रह सकता है। बेसिकली उनका वजन कम रहता है तो इन्फेक्शन होना सबसे बड़ी बात है, और हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते वो लोग, ये इमीडिएट प्रॉब्लम हो गए उन लोगों को। लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के, और थोड़ा सा ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस रहते हैं उन लोगों को। प्रीटर्म डिलीवरी से बचने के लिए माताओं को या जो गर्भवती महिलाएं उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? देखिए, एक तो जैसा बोला गया है बेसिकली रेस्ट ज़्यादा लेनी चाहिए जो बताया है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या ऐसा कुछ, तो भी उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट लेती रहना चाहिए। इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी का हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ केस में जैसे प्लासेंटा प्रीविया हो गया ये कुछ, तो उसमें भी जितना बेड रेस्ट से होके जितना लंबा टर्म तक जा सकते हैं तो बेटर रहता है ये सब चीज़ों में। प्रीटर्म बेबीज के जो फैमिली होती हैं उनको क्या परेशानियां होती हैं आगे जाकर के? मतलब फाइनेंशियली के कोई बोल रहे हैं? दोनों उसमें फाइनेंशियल हम बाद में करने वाले थे। जैसा कि बताया ऑलरेडी कि उसको अस्थमा हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, डेवलपमेंट डिले हो सकता है, या इमीडिएटली उसको NICU SICU की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो ये सब चीजें फ्री है, लेकिन उतना जगह नहीं है, अवेलेबल बेड्स नहीं है, और प्राइवेट में बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। 20 से 30 हजार या कहीं कहीं तो 50 हजार पर डे के हिसाब से इतना खर्चा सभी को मुश्किल है। तो वो प्रॉब्लम है इमीडिएट फाइनेंशियली। बाद में अगर उसको ये सब चीज़ें होती है तो लाइफ लॉन्ग उसको, मतलब उसको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए, अलॉन्ग विद पेरेंट्स को भी चाहिए कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। मैक्सिमम फीमेल आजकल करियर ओरिएंटेड रहती है तो उसके लिए और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को, कि या स्पेशल केयर टेकर रखना पड़ सकता है कुछ भी। तो इसलिए बेहतर हो कि टर्म पूरा कराएं और कोशिश करें। नहीं होता है तो आपके हाथ में भी नहीं है, बट कोशिश हमारी होनी चाहिए कि कंप्लीट टर्म पूरा करने के बाद ही बेबी लाइफ में आए। मैडम एक चीज और, हाँ मुझे ये बताइए कि क्या इनकम भी डिसाइड करता है मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी? स्टैटिस्टिक के हिसाब से हाँ, जो गरीब, जैसे हम लोग जो मेन कॉज रहता है हमारा इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एनीमिया, ये दोनों चीज़ें गरीब लोगों में ज़्यादा कॉमन देखी गई है कंपैरेटिवली। मे बी वो लोग अपने ध्यान नहीं देते, या क्योंकि गोलियां तो गवर्नमेंट देती है लेकिन फिर भी पेशेंट नहीं खाते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा अफेक्ट डेफिनेटली करता है। बच्चे जो जन्म लेने के बाद मर जाते हैं या कम उम्र में मरते हैं, वो भी इनकम पे डिपेंड करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकेंगे हम लोग, लेकिन हाँ, जो देखिए सब चीजों का फर्क पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप एजुकेशन भी रहेगा, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस रहता है ये सब चीजों का, डाइट का ख्याल रखेंगे, इन्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, समय समय पर वैक्सीनेशन एग्जैक्टली सब ध्यान रखेंगे। तो मतलब अगर नटसल में हम बात करें तो एजुकेशन ज्यादा फर्क पड़ता है, एजुकेशन ज्यादा मैटर करता है फाइनेंस के हिसाब से, क्योंकि पैसे नहीं है तो भी आप वैक्सीनेशन सारी चीजें गवर्नमेंट में आप करा सकते हो, बट ज्ञान होना आपको जरूरी है। पैसा होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। देखिए, वैक्सीनेशन तो उल्टा हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है सभी लेवल पे जी। वैक्सीनेशन इज नॉट द इशू। मैडम अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। वो टॉपिक ये है कि ठीक है प्रेगनेंसी डिलेस की जा रही हैं, इसके लिए प्रेगनेंसी फर्टिलिटी रेट कम है, तो इसको लेकर के IVF और असिस्टेड प्रेगनेंसी टेक्निक्स जो आई है ये ज्यादा भारत में, अब हम कई जगहों पे अब देख रहे हैं हर जगह IVF क्लिनिक खुल रहे हैं। तो ये IVF क्लिनिक क्या होती है, और एक फ्रीजिंग जो हम कहते हैं, जो आज नया एक टर्म आ गया कि मुझे अब 10 साल बाद बच्चा पैदा करना है, बट आई वांट टू स्टोर माय एग्स नाउ, सिक्योर माय एग्स नाउ, ये क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। जैसे मैक्सिमम लेडीज जो करियर ओरिएंटेड रहती है वो चाहती है कि भाई प्रेगनेंसी उनकी 35-40 तक भी वो लोग डिले करना चाहती है, लेकिन जैसे पहले बताया कि उस टाइम पे बाकी प्रॉब्लम आ सकते हैं उनको। तो जो पहले के हेल्दी एग्स है
वो लोग उनको प्रिजर्व करना चाहती है, ये प्रिजर्व करके रख दे। तो एक वो भी है, अगर कुछ उनको बीमारी होंगे, कैंसर है, ऐसा कुछ है जिनकी अभी ट्रीटमेंट चालू है और वो लोग अब इमीडिएट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कुछ लेडीज वो भी एग्स प्रिजर्व करके रख देती है अपना, जो बाद में वो फर्टिलाइज करके वापस से वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो उसके अंदर आईवीएफ सेंटर में काफ़ी वो स्पेशलाइज्ड है। उसमें एक तो पहले अगर वो इनफर्टिलिटी केस है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उनमें भी वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि पहले कुछ ड्रग्स देके उनको ओव्यूलेशन इंड्यूस करेंगे उसमें, और फिर वो एक मैनर सर्जिकल प्रोसीजर से वो बाहर निकालते हैं और उनको फ्रीज करके रख देते हैं। तो मैडम ये आईवीएफ की जरूरत क्यों आई है और ये कितना सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल रेट अब बढ़ गया है कंपैरेटिवली, काफी पहले काफी कम था, अब 40 to 45% तक भी इसका रेट जाता है। अगर एज, इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द वुमन। 35 के अंदर की वुमन है तो 40 to 45% तक सक्सेस रेट जाता है काफी सेंटर्स का, और 35 के ऊपर ये रेट थोड़ा 35-40 तक आता है। 40 के बाद में तो काफी ड्रॉप आ जाता है इस रेट में। और बाद में जैसे एम्ब्रियो के ऊपर भी है, क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, और उस फीमेल को दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब चीजें काउंट होती है। और वो लोग एट ए टाइम कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर भी, तो सभी चीजें मैटर करती है ये सब चीजों में। डॉक्टर ये एग फ्रीजिंग किसे कराना चाहिए, किसके लिए ये सुटेबल है? आइडियली हमारे हिसाब से तो भाई हम लोग सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट वालों को ही बोलेंगे, और अगर कोई नॉर्मल वुमन है, आई वुड डेफिनेटली आस्क हर टू गो फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन खैर वो उसका चॉइस है अपना, कि अगर उसको अभी नहीं करना है बच्चा और उसको खुद का ही बच्चा चाहिए है तो शी कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग एंड ऑल दैट। आईवीएफ के कुछ नुकसान भी तो होते होंगे, क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं। लेकिन नेचुरल नहीं है, लेकिन आईवीएफ वही लोग कराते हैं जिनको नेचुरली नहीं हो रहा है रूटीनली, तो उनके लिए तो दे आर सो मच कीन टू हैव बेबी, तो ठीक है, इट्स ओके। कितना पेनफुल होता है आईवीएफ? नहीं, ऐसा कुछ पेनफुल नहीं है, डेफिनेटली नहीं। ओके, क्योंकि बीच में संभावना सेठ जो एक्ट्रेस रह चुकी है, उसने कहा कि मैंने कितनी बार आईवीएफ कराया और मुझे फेल हुए, तकलीफें। साइकोलॉजिकल पेन ज्यादा है, नॉट फिजिकल पेन। ओके, साइकोलॉजिकल तरह, क्योंकि आप हर बार साइकिल को ट्राई करते हैं, वो साइकिल अगर फेल होता है तो एक तो आपका पैसा भी जा रहा है, और दोनों चीजें होती है फाइनेंशियल। मैडम अब आते हैं डाइट और हेल्थ को लेकर के मदर्स के। एक अच्छा तंदुरुस्त बच्चा पैदा करने के लिए माओ को किस तरह की डाइट पे का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, हमारे जो इंडियन फूड है वो काफी बैलेंस्ड है। हम लोग जो घर में होम कुक्ड फूड करते हैं, जिसको हिंदी या मराठी में चौरस आहार ऐसा कुछ बोलते हैं, संपूर्ण आहार, वो बेस्ट है। ठीक है, एक हाई प्रोटीन डाइट और ये सब चीजें। लेकिन आजकल जो फास्ट फूड का ट्रेंड चालू है वो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए, और हाई प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा दाल ज़्यादा खाइए, और ये सब सोया प्रोटीन रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। नॉनवेज वाले तो ठीक है, इट्स ओके, डेली अंडा खा सकते हैं या बाकी कुछ कर सकते हैं। मैडम प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आज लाइफ स्टाइल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सीरियस हैं, वो अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, मैराथन भी करना चाहते हैं, साइकिलिंग भी करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो उनका इंडिविजुअल है, और वो उन्होंने डेफिनेटली फिर भी उनके गायनेक का सलाह लेना चाहिए ये सब करने के पहले। उनकी जो ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट है वो उनको ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे उस वक्त। तो ऐसा ग्रॉसली नहीं मैं कमेंट करना चाहूंगी ये सब चीजों पे। नो इश्यूज। अब मैडम आते हैं, बहुत सारी चीजें मिथ और फैक्ट्स में जुड़ी हुई हैं, तो उस सेक्शन पे हम आते हैं। तो कहते हैं प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है या खाली अफवाह है? नहीं, देखिए, पूरी अफवाह तो नहीं है, थोड़ा पार्शियली सही भी है। ये जो कच्चा पपीता रहता है उसमें अंदर है कुछ चीजें की जो उसकी वजह से जो अपन गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस, उसको कॉन्ट्रैक्शन आना चालू हो सकते हैं। तो कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए। हाँ, पका हुआ पपीता या जिसको हम लोग अगर वो लोग सब्जी या कुछ बनाते हैं तो उसमें इतना इश्यू नहीं है। दूसरा है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो हम गांव में देखते हैं कि महिलाओं को कहते हैं कि आप अपने पेट पर गोबर लगाइए, गाय का गोबर लगाइए, या उस समय आप कोई काम मत करिए, चलते फिरते रहिए। ये एक अगर आप उस तरफ बैठी रहेंगी तो आपके बच्चे भी उसी तरह से मतलब हैंडीकैप पैदा होंगे। इस तरह का जो अफवाह है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये डेफिनेटली साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है ये सब चीजें।
जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये मिथ ही है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी मान्यताएं रहती है अपने घर में जो इशू है, क्योंकि मैक्सिमम अभी भी घर हम लोग जॉइंट फैमिली या ऐसा कुछ रहते हैं, तो उन्होंने उनके घर के हिसाब से जो बोल रहे करना चाहिए। अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना उस चीजों जो की स्वीकार वजह करो से। नहीं करने के बाद जो स्ट्रेस आएगा वो उल्टा बच्चे को ज्यादा नुकसान करेगा और माँ को नुकसान करेगा। तो बेहतर है, आजकल लाइफ स्टाइल डिसीजेस को लेकर के हमने सारी बातें की हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस में एक देखा जाता है कि हाइपरटेंशन, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटीज और हड्डियों को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड को लेकर के जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स वाली महिलाओं को डिलीवरी कितनी तकलीफ देह हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उन्हें क्या इस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, साथ में बच्चे को भी क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, इवन प्रेगनेंसी में भी उनको बढ़ जाता है प्रेशर, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग। उसका मेन इफेक्ट तो बच्चे पे ऐसा जाता है कि उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, IUGR बोलते हैं हम लोग, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो वापस से प्री मैच्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बच्चे को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जो प्री मैच्योरिटी रिलेटेड है, जैसे मोटर डेवलपमेंट हो गया या लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें हो सकती है। साथ में प्री मैच्योरिटी का जो है इमीडिएट वजन कम रहना, ये सब ये चीजें आ जाती है। डायबिटीज में थोड़ा उल्टा रहता है, डायबिटीज में बच्चा का वजन ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे का वजन ज्यादा होने की वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ हो जाती है और सीजर करना पड़ता है काफी बार ऐसे पेशेंट को, और इमीडिएट बच्चे का शुगर ड्रॉप हो सकती है पोस्ट डिलीवरी, तो उसको फिर बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है काफी, उसको अलग से देना पड़ता है फीडिंग या शुगर या समथिंग लाइक दैट, तो वैसे प्रॉब्लम है। मैडम एक सवाल और है, जब बीपी या हाइपरटेंशन वाली मदर्स हैं या डायबिटिक हैं, क्या वो बीमारियां उनके बच्चों को भी मिल सकती हैं? ये तो प्रूवन है जेनेटिकली, वो तो सबका रहता है, मिल सकती है। जन्म लेते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, वो तो जब एज आएगा 30-40, जब जो माँ बाप से या हम लोग रूटीनली हिस्ट्री रहती है ना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ऑल दैट, अगर माँ को है तो बच्चे को चांसेस हो जाता है 35-40 ईयर्स ऑनवर्ड्स हो सकता है बच्चे। थैंक यू मैडम। आपकी तरफ से कुछ और आप सलाह देना चाहती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को या वनरेबल मदर्स को? डेफिनेटली, एक तो जो बताया कि भाई प्रेगनेंसी 20 से 30 साल के बीच में प्लान किया हुआ बेटर रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली, नॉर्मल उसका नाम ही नॉर्मल है, अच्छा है, और ट्राई कीजिए प्री मैच्योर नहीं हो, प्रॉपर खाना खाए और रेस्ट करें, और डेफिनेटली जो भी उनके डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं वो मानना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए कि करने के लिए। सो थैंक यू मैडम। नमस्ते। डॉक्टर शीतल ने हमें बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल बताया है कि किस तरह से बच्चा प्लान करने वाली महिलाएं और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना है ताकि उनकी अगली पीढ़ी भी स्वस्थ, सुरक्षित और तंदुरुस्त रहे, और उनका भविष्य, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा नहीं तंदुरुस्त पैदा हुआ तो इसके फिनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल भी बर्डन्स होते हैं जो आपको आगे जाकर झेलने पड़ते हो। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एक अच्छी जिंदगी जिए। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।